ध्यान दो इधर, अब इधर ध्यान दो, नहीं भूल जाओगे। इसमें प्रश्न जो आपका था कि भारत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की सुरक्षा चुनौती, भारत की भौगोलिक किस प्रकार की चुनौती, सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, समीक्षा कीजिए। प्रश्न आपका ये था। अब इस प्रश्न की अगर आप इस प्रश्न के मूल में जाएंगे तो इसमें केवल आपसे कितनी बातें पूछी गई हैं कि भैया जो भारत की लोकेशन है, भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? दक्षिण एशिया का एक सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़े देश के रूप में भारत की पहचान है। यही से प्रश्न की शुरुआत कर सकते थे प्रस्तावना की, भारत दक्षिण एशिया का एक सबसे विशाल देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति निम्न है, या यही से शुरुआत कर सकते थे कि भारत जिसके भौगोलिक क्षेत्र में हिमालय पर्वत, गंगा यमुना का विशाल मैदानी क्षेत्र तथा दक्षिण में पठारी भाग के साथ साथ तटीय क्षेत्र भी, या विशाल तटीय क्षेत्र, आप तथ्य भी यहाँ पे लिख सकते थे कि 7,516 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र भी इसकी भौगोलिक सीमा में सम्मिलित है। ये आपकी भूमिका हो जाती है, यानी आपने भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दिया। कितने शब्दों में? 40 शब्द। 40 शब्द भी नहीं होगा, 20-25 शब्द होगा। अब चूंकि प्रश्न 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है, अब इस प्रश्न की जो मुख्य बॉडी है, क्योंकि वो बॉडी है कि भारत की भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियां, 70% आपको इस मुद्दे पे लिखना है कि सुरक्षा से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होती है। सुरक्षा चुनौती छोटी, कौन सी चुनौती उत्पन्न होती है। तो प्रस्तावना में आपने ये लिखा था कि भारत कहाँ स्थित है और भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते थे, या इस तरह भी लिख सकते थे कि इसके उत्तर में हिमालय जैसे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं तथा दक्षिणी क्षेत्र में विशाल तटीय सीमा के साथ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, इस तरह लिख सकते थे। तथा इसके आंतरिक भागों में मरुस्थलीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। सम्मिलित है कि नहीं? ये आपकी प्रस्तावना होती है। मैंने 2 तरीके से बता दिया, ठीक है। तो इस तरह में किसी भी तरीके से आप प्रस्तावना इसकी, यानी पहला जो इसका पार्ट होता क्वेश्चन का, पहला पार्ट क्या होगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना में केवल आपको इतनी बातें 2 से 3 लाइन में बतानी है। 2 से 3 लाइन का मतलब ये हो गया 25 से 30 शब्द, ठीक है। यहाँ भारत की भौगोलिक स्थिति ये है। अब आप यहाँ तक लिखने के बाद में लिख सकते हैं कि उपयुक्त भौगोलिक स्थिति के कारण भारत में निम्नलिखित चुनौतियां प्रायः देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित चुनौतियां प्रायः देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं प्रस्तावना, समझ गए ना? प्रस्तावना में लिखना है। अब दूसरी बात लिख देनी थी चुनौतियां। अब चुनौतियों में भी आया पहली चुनौती हेडिंग, प्रायः जो प्रश्न लिखे जाते हैं IAS के, ठीक है, आंसर राइटिंग भी आते हैं। आंसर राइटिंग में कभी हेडिंग डालने से बचा जाता है। क्योंकि हेडिंग डालने का मतलब है कि आप चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ नहीं पा रहे, ठीक है। आपका पहला वाक्य पढ़ने के बाद में क्या आपको समझ में आ जाएगा कि आपके वाक्यों में जुड़ाव है कि नहीं, जो बातें आप यहाँ बता रहे हैं उसमें जुड़ाव है कि नहीं। देखिए कितना बेहतर जुड़ाव होगा, जिस तरीके मैंने बताया है। अब भौगोलिक स्थिति 2 से 3 लाइन लिखा है, उसके बाद देखिए जिसके कारण भारत में निम्नलिखित सुरक्षा चुनौतियाँ, निम्नलिखित चुनौतियाँ प्रायः देखने को मिलती है। पहली चुनौती आप सुरक्षा संबंधित लिख दी थी, और सुरक्षा संबंधित कौन कौन सी चुनौतियाँ?
सबसे ज़्यादा चुनौती तो सुरक्षा संबंधी है। इतने पड़ोसी देश से पड़ोसी देश के सबको संबंध भारत का सामान्य नहीं है। आतंकवाद, घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध प्रवासन, तो क्या है, तो सुरक्षा चुनौती नहीं है देश के लिए, आए दिन पेपरों में रहता है। तो आप यहाँ पे सुरक्षा लिख देते हैं, एक लाइन वन लाइनर टाइप कर लिखा है कि निम्नलिखित है, उसके बाद में वर्णन भारत में सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ, उसके बाद में कामत के आगे लिखते मादक पदार्थों की तस्करी या खुली सीमाएं होने के कारण मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, अवैध घुसपैठ, अवैध रूप से प्रवासियों का आना, इसके बाद में तटीय क्षेत्रों से भी अवैध कई सारी घटनाएं होती हैं। इतना लिखने के बाद में आप वहीं पे जैसे या उदाहरण करके छोटा सा लिख देते, मुंबई 2008 में मुंबई हादसा, भारत नेपाल के संबंध में आप मादक पदार्थों या शराब की तस्करी का उदाहरण दे देते, भारत पाकिस्तान के संदर्भ में दे देते, रोहिंग्या के बारे में दे देते, रोहिंग्या में 40 लाख रोहिंग्या भारत में आ गए, तो उसका उदाहरण सुरक्षा चुनौती नहीं उत्पन्न कर सकते। देखिए मानवीय संवेदना अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ भाई यदि आप बाल बच्चे वाले को भगा रहे हो, लेकिन सुरक्षा चुनौती जब उत्पन्न करते हैं वही जब आपके यहाँ किसी प्रकार का अवैध काम में लिप्त पाए जाते हैं, ठीक है, तब आपको सोचना पड़ता है। सरकारें संवेदनशील नहीं होती इस सब बातों में। जो आया बात तो भाई अभी बांग्लादेश में इतना बड़ा हुआ, लाखों लोग भारत आने के लिए सीमा पर बैठे हुए, इसमें बहुत सारे हिंदू भी शामिल थे, बहुत सारे मुस्लिम भी शामिल थे, भारत को किए कि हमें किसी ने आने नहीं। पूरे पूर्वोत्तर भारत में असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सारे राज्यों में सुरक्षा की जितनी भी चिंताएं हैं वो अवैध प्रवासन की कारण है। बांग्लादेश से लोग आ गए 1971 के आसपास संघर्ष में, वो आ गए, वो नहीं रह गए ही नहीं। अब क्योंकि सारी जनजातीय क्षेत्र वाले एरिया जो सब तो जनजाति किसी बाहरी आदमी को जल्दी एक्सेप्ट अपने में नहीं करते, तीर उड़ से मार देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका अपना कल्चर है, अपने बाहरी कल्चर में किसी व्यक्ति को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हम आप कर लेते हैं, हम आप कोई बाहरी आदमी चलो कोई ना कोई नहीं कल्चर इस मित्र का होगा, ठीक है, क्योंकि ये ओपन माइंडेड लोगों का एरिया है, ठीक है। आप लोग हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कैसा है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था है, इंटरनेट है, पूरी दुनिया की बातें आप देख सुन रहे हैं, लेकिन वो लोग इस तरह नहीं देखते। तो यहाँ आपको सुरक्षा चुनौतियाँ में सब की, उसके बाद में कोई भी बात बताने के बाद में आपको तर्क देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने किया सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 घटनाएं उसी लाइन में आगे उदाहरण में लिखना पड़ेगा, तब ये माना जाएगा कि हाँ आपने सिद्ध कर दिया कि हाँ भाई सुरक्षा चुनौती है। और आप देखिए सुरक्षा चुनौती, बहुत सारी सुरक्षा चुनौतियाँ आए, आने के बाद कैसे मान लीजिए कि हैं, क्योंकि आपने अपने तर्क को मजबूत बनाने के लिए कोई तर्क नहीं है या तथ्य नहीं है। इसलिए कहता है कि न्यूज़ पेपर आप हमेशा पढ़ते हैं, न्यूज़ पेपर जब पढ़ेंगे तो आपका प्रश्नोत्तर जो होगा बड़ा मजबूत होगा, क्योंकि उसमें वजन होगा। उसको पढ़ने के लिए जानना जो है मजबूर हो जाए कि आप देखें लिखा कर, अब इससे जो आया इतना याद है सब लिखते चलेंगे। आपको 200 शब्दों में लिखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब यथा समय लिखना है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि मेंस का पेपर होता है, ऐसे बेंचें लगती है कि व्यक्ति के लोग बैठते हैं और कोई 3 घंटे में हमें नहीं लगता है कि अगर आपके बगल से भी कोई चला जाएगा तो आप बता पाएंगे कि कौन आपके बगल में खड़ा है। इतनी कैसे चाहूँ तो तब भी एक आध प्रश्न में कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि होते 20 प्रश्न लिखना आपको 3 घंटे में। आप पहले चरण में जाते हैं, थोड़ा सजा के लिखते हैं, ठीक है, तो पहला घंटा बच जाएगा, पता लगे 3 ही प्रश्न भी हुआ। उसके बाद आप देखेंगे यार घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 3 ही लिखी, आप लोग 9 प्रश्न लिख पाएंगे। और दूसरे घंटे पहुँचाएंगे आप 8, 9, 10 प्रश्न, इतना तेज लिखेंगे, ठीक है, तो समय का प्रबंधन गड़बड़ा जाएगा। एक पहले घंटे में आप 3 लिखे हैं, दूसरे घंटे में आप 9 प्रश्न लिख दिए, 12 प्रश्न हो गया। अगले घंटे में आपको फिर 8 लिखना पड़ेगा, वो भी गड़बड़ मानता है। तो विज्ञापन देखता है तो समझ जाता है कि शुरुआती दौर में तो काम अच्छा कर रहा है, यानी इसके काम में समानता नहीं है। इसका सबसे पहला आपने संदेश दे दिया कि आपका समय प्रबंधन बहुत खराब चल रहा है।
आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है। अधिकारियों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। ठीक है, टाइम में आपको कितनी जगह जाना है, कितने काम करना होता है पूरे दिन में, ठीक है, अनुमान नहीं कर सकते हैं अधिकारी। पता लगे एक तो जगह गए वहीं बतियाने लगे वही रहे, शाम हो गई चले आए वो होना, तो पूरा तो चौपट हो जाएगा। तो प्रश्न इसी तरीके से ऐसा हो सकता था कि इतने प्रश्न 20 दे रहे हैं तो 4 घंटे समय दे सकते थे, लेकिन वो इसीलिए नहीं देते कि भैया 3 घंटे में तो बिल्कुल 180 मिनट में ही आपका 20 प्रश्न लिखना है। तो आपका ये लिखना चाहिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक है। अब 3 पन्ने का प्रश्न लिखोगे जिसमें 200 शब्द में लिखने को कहा गया है, लेकिन निबंध लिखोगे मैंने कि जितने तो लिख के दिया 1 घंटे से समय लगा होगा, तो आपको वहाँ पर कितने मिनट में लिखना है? 7 मिनट में लिखना है 200 शब्द में। उसे सोचना भी इस तरह का रायता अगर फैलाएंगे आप लोग तो नहीं मैनेजमेंट होगा टाइम का। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि रूपरेखा बनाइए। सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरी क्या चुनौती हो सकती है? प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्र की विविध या भौगोलिक विविधता होने के कारण भारत प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्र रहा है। जैसे हाल ही में केरल के वायनाड का उदाहरण दे सकते थे, उत्तराखंड में त्रासदी का उदाहरण दे सकते थे, है नहीं? अभी हाल ही में आपके कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति थी, वहाँ का उदाहरण दे सकते थे। इसके अलावा हिमालय प्रदेशों में भूकंप, भूस्खलन, हिमपात, इस सब का उदाहरण दे सकते थे। तो प्राकृतिक आपदाएं है ना। इसके अलावा बाढ़ का, सूखा का, ये सभी आपदाएं ही हैं। बाढ़ आना भी आपदा है तो सूखा आना भी आपदा है। सूखा आ जाएगी, खेती किसानी नहीं होगी तो 5-5 बार खाते हैं आप लोग, कैसे खा पाएंगे? और नहीं खा पाएंगे तो फिर मर जाएंगे। पहले अकाल पड़ता था, लाखों लोग मर जाते थे अकाल में, क्योंकि आप तो भरपेट खाना पा रहे हैं तो नहीं पता चला कि अकाल क्या होता है। लेकिन अकाल के समय में देखिए इसी भारतवर्ष में 1943 में आप देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, 1943-44 समय में ऐसा अकाल पड़ा था कि उड़ीसा में लाखों लोगों की मौत हुई अकाल से। अकाल से बढ़ जाएगा तो बहुत ही आपदा की श्रेणी में आता है। तो इन सारी आपदाओं का आप जिक्र कर सकते थे, यानी प्राकृतिक आपदा के प्रति सुभेद्यता। अगला लिखिए, जब भौगोलिक विविधता होती है तो देश में बहुत सारे मामलों में एक रूपता नहीं आ पाती। ठीक है, एक क्षेत्र में बहुत अच्छी मृदा है, बहुत अच्छी कृषि की जाती है, आप बहुत सघन आबादी देखने को मिलेगी। एक क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे केवल औद्योगिकरण बढ़िया हो गए, रोजगार के अवसर तमाम पर्याप्त है। एक क्षेत्र ऐसा है वहाँ कुछ नहीं होता है। इस प्रकार की अगर देश में भौगोलिक विषमता रहेगी तो लोगों का पलायन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर होगा कि नहीं होगा? तो भारत में अगर आप देखेंगे तो भौगोलिक विविधता के कारण ही औद्योगिकरण हुआ है। कई क्षेत्रों में ज़्यादा, कई क्षेत्रों में कम हुआ है। अब तटीय क्षेत्र हैं वो व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए हैं। कई बार इस पर पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भैया सबसे अच्छी मृदा, सबसे अच्छी जलवायु सब तो उत्तर प्रदेश और बिहार में है, लेकिन सबसे अमीर राज्यों के को अगर भारत में देखा जाए तो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्यों का नाम क्यों आता है? क्योंकि अच्छी स्थिति यहाँ, क्योंकि ये सब भैया पहले से ही व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए हैं। इनके यहाँ व्यापार खूब पनपा। कोलकाता औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में उभर के सामने आई, चेन्नई या मद्रास, ये सब औपनिवेशिक शासन काल के दौरान ये सब हब थे उसके, या आज ही व्यापारिक वाणिज्यिक मार्गों के केंद्र के रूप में काम करते हैं। तो उन्हीं सब पहले विकास हुआ थोड़ा सा। और जहाँ पे कृषि होती है, ज़्यादा कृषि कार्य में लोग संलग्न होते हैं, तो वहाँ 2 चीज़ें बहुत विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता तो कृषि कार्य में संलग्न जो लोग होते हैं, ठीक है, उस एरिया में कृषि के अलावा किसी प्रकार का औद्योगिकरण नहीं होता।
कृषि का औद्योगिकरण ना आपके बराबर होते, कृषि में कौन सा औद्योगिकरण? चीनी मिल लगनी, गन्ना के विशेष में उगाया जा रहा, चीनी मिल लगनी, जहाँ धान उगाया जा रहा, राइस मिल लगेगी, जहाँ पे गेहूँ ज़्यादा हो रहा है फ्लोर मिल लगेगी, ये सब तो लगेगा। इसमें कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा बताइए? तो आप देखिए जिस क्षेत्र में कृषि कार्य में लोग संलग्न होते हैं वहाँ पे भारी संख्या में लोगों का पलायन एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र की ओर बहुत तेजी से होता है। अभी आप जाके देख लीजिए जितनी ट्रेनें जाती हैं लुधियाना, गुजरात, मुंबई, हैदराबाद, बड़ौदा, देखो खाली नहीं जाती, सब भरी हुई हो। इसी से आदमी की पशुओं से बदतर हालत में आपको ट्रेन में बैठा हुआ जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? रोजगार की तलाश में जा रहा है, क्योंकि वहाँ उसके यहाँ खेती होती है, खेती में काम 4 दिन का, 4 दिन के बाद क्या हवा पिएगा बैठ के, रोता चले कुछ कमाई नहीं, परिवार चलाना, तो वो पलायन करता है। तो इसलिए भौगोलिक विविधता के कारण असमान रूप से देश में आर्थिक सामाजिक विकास हुआ, जिस कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर भारत में पलायन की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये आपका तीसरी बात हो जाती है। सेम वाक्य लिख देते आप, उदाहरण आप दे सकते थे भारत पूर्वी उत्तर प्रदेश के या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का महाराष्ट्र, गुजरात जैसे औद्योगिक रूप से पिछले क्षेत्रों में होता हुआ पलायन, लाखों लोग रहते हैं। इसके अलावा सुरक्षा संबंधित चुनौतियाँ उत्पन्न होती ही होती हैं। अगर कोई क्षेत्र का आदमी दूसरे क्षेत्र में जाके रहेगा तो आप समस्या उत्पन्न भी करेगा और पीड़ित भी होगा, पीड़ित करेगा भी। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति को लोग प्रभावित करने लगे, पूर्वांचल के लोग। दिल्ली में देखिए आधे दिल्ली में बिहार उत्तर प्रदेश के लोग भरे पड़े हैं, वहाँ की राजनीति को प्रभावित करने लगे, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार का पलायन अगर होता है या भौगोलिक विविधता जब होती है, भौगोलिक विविधता के कारण असमान सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास, ये आपका वाक्य हो गया। और उसके बाद में ब्रेकट में या उदाहरण के रूप में आप 3-4 बात लिख सकते थे कि हाँ ऐसी बात आती है। भौगोलिक यही कारण जिम्मेदार है, भौगोलिक ही कारण जिम्मेदार है कि पूर्वोत्तर भारत जो है विकास के मामले में बहुत पीछे छूट गया। पंजाब, हरियाणा से उत्तर प्रदेश और बिहार पीछे हल्का सा, लेकिन हर क्षेत्र में तो वहाँ थोड़ा सा वाणिज्यिक कृषि होती, कमर्शियल एग्रीकल्चर होता, हरित क्रांति वहाँ पहले आ गई, तो थोड़ा ज़्यादा विकसित किसान वहाँ के हो गए। तमाम आज भी औद्योगिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान उतने ज़्यादा सटीक ढंग से औद्योगिक उपकरणों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके यहाँ जोत का आकार छोटा है। 1 बीघा खेत है तो कोई जेसीबी को थोड़ी खरीद के लेके आएगा, इनके खेत किसी दूसरे से करवाएगा ना। जोत का आकार छोटा है, वैज्ञानिक उपकरणों की कमी है, पूंजी की कमी है, अस्थायी प्रकृति का काम है, ये साल में 2 महीने काम है, 10 महीना का है। देखिए तो ये सब भौगोलिक विविधता का ही परिणाम है कि पूरे देश में असमान रूप से सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है। अब इसके अलावा ये 3 प्रमुख चुनौतियाँ अगर आप लिख दिए, आगे लिखे भी आप निष्कर्ष में वो समस्या दिखा दी, पैराग्राफ चेंज किए तो लिख दिए कि उपयुक्त प्रमुख समस्याओं के अतिरिक्त भी कई समस्याएं भौगोलिक कारणों से उत्पन्न होती हैं, जैसे नक्सलवाद। असमान सामाजिक आर्थिक विकास का ही तो परिणाम है नक्सलवाद। आंदोलन का इतिहास पढ़े आपको कि नक्सलवाद कहाँ शुरू हुआ। नक्सलवाद का मतलब है कि जो सरकारों के सामाजिक आर्थिक विकास के मुख्य धारा में छूट गए, तो उनके अंदर असंतोष हो गया। यदि आपको तो कोई पूछ नहीं रहा, और उस असंतोष को दबाने के लिए या उसकी प्रतिपूर्ति के लिए या प्रतिशोध के लिए कुछ लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग अहिंसा का सहारा अपनाते थे कि लोगों को प्रभावित किया जाए इसके द्वारा, और कुछ लोग हथियार का रास्ता अपनाते हैं, तो हथियार का रास्ता अपनाते हैं, नक्सलवाद कराते हैं। देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश में चंदौली, सोनभद्र, ये सब जिले पहले थे, अब क्या बहुत स्थिति नॉर्मल हो गई। तो क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, नक्सलवाद सबसे ज़्यादा यहीं पे पनपा, लाखों लोग
लगभग मारे भी जा चुके होंगे, सेनाएँ भी, नेता भी, अधिकारी भी। ऐसे क्षेत्रों में विकास करने जाओ तो पता नहीं इंजीनियर किडनैप हो गए, सड़क बनाने गए, पुल बनाने गए, पढ़ाने के लिए टीचर गए, टीचर को उठा गोली मार दी। ठीक है, तो इस प्रकार के भाई के माहौल में सामाजिक आर्थिक विकास की कल्पना की जा सकती है। तो ये सब भी असमान सामाजिक आर्थिक विकास के ही परिणाम है। किसी एक वाक्य में कोई बात बताई गई तो वहाँ अतिरिक्त करके आप वहाँ तो लिखा दीजिए कि भारत में नक्सलवाद या समय समय में आदिवासियों के द्वारा किए गए विद्रोह, आज भी तमाम क्षेत्रों में नए राज्यों की मांग को लेकर किया जा रहा आंदोलन, ये सब समान असमान या विषमतापूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास के कारण ही आए दिन देखने को या आए दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां बनते हैं। बस इसे दूर करने के लिए तकनीकों का इस्तेमाल, पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाकर देश में भौगोलिक विविधता या भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न समस्याओं से निपटा जा सकता है। इसके लिए शासन प्रशासन में संवेदनशीलता के साथ साथ तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। आधार कार्ड, जन धन योजना, पहल स्कीम, सब का उदाहरण यहाँ दे सकते हैं। जो इसके द्वारा जो बीच के बिचौलिए थे उनको हटा के सीधे जो समाज इनके लिए जो लाभार्थी था उसके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर हुआ है, चुनाव करना उसको दिया जाना, जैसा तकनीकों का ही उपयोग है। तो आप सुझाव में निष्कर्ष में इन बातों का जिक्र कर सकते हैं। इतना लिखने में आपको 5 मिनट ही लगेगा, आप यकीन मानिए। आप वाक्य बनाएंगे 5 मिनट नहीं, 50 मिनट भी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन इतने बात लिख दीजिए, बस इतनी बात लिखने मुश्किल से आपका 2 पेज जाएगा बस। अब इसमें भी आप एक्स्ट्रा काम क्या कर सकते थे, प्रस्तावना में आपको जो भौगोलिक स्थिति दिखाए थे वही भी तो भारत का मैप बना देते, छोटा सा हिमालय को दिखा देते, तटीय क्षेत्र को दिखा देते, मैदानी प्रदेश को दिखा देते, मरुस्थलीय प्रदेश को दिखा देते और सीमावर्ती क्षेत्रों को दिखा देते कि भारत की सीमा से लगे हुए देश में भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सारे देशों को आप जलीय पड़ोसियों को भी इसमें दिखा देते। तो यह है कि आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता है और भौगोलिक स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में पता है, जिसे आप दूर करने के लिए प्रशासक के रूप में बच्चे व्यक्ति होते हैं। इस तरह का अगर आपको उत्तर लिखा तो आपको 10 में से 8 नंबर आपका कोई नहीं कर सकता है। 10 में से 8 नंबर का उत्तर हो 80% नंबर, 53% नंबर और 54% नंबर पे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक होती है। तो मेरे इतना टफ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकृति के प्रश्न रहते हैं IAS FSS में। इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट पूछता है, लेकिन IAS में थोड़ा और घुमा के पूछता है, ठीक है। कि आप अगर 50% भी सही लिख लेंगे तो आप समझिए कि आप ऑल इंडिया सर्विस में कोई ना कोई आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, IFS बन सकते हैं, या और तमाम गैर सर्विसेज होती हैं, आप उसमें जा सकते हैं। भारतीय रेल सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय तमाम वित्तीय सेवा, ठीक है। सोचिए कितना टफ होता है कि इतनी कम मेहनत करते हैं। अब आप लोग दिक्कत क्या है, आप लोग प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न ये मन में बना कि वो प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और उसके बाद में क्या पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, ये जो पूछा है उसकी समस्या है कि वो क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। हम लिखेंगे क्या जो हमको आता है, जो हमको कोई किताबों में मिल गया। भूगोल से संबंधित प्रश्न तो भूगोल की किताबें किस किताब में मिलेगा आपको, रोल दिला के दिखा देंगे। इस फॉर्मेट में प्रश्न जो है कहीं किसी किताब में मिल ही नहीं सकता। जो चीज़ें मौलिक होती हैं, देखिए प्रश्न इस तरीके से आपने एक समस्याएं सोच सोच के लिखी तो आपको खुद लगेगी कि हाँ मौलिक बातें लिखी जा रही है। किसी किताब में किताब की केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करके दिया जाएगा। किताबें आपको केवल प्रस्तावना लिखवा सकती हैं, आगे की बातें आपको सोच के लिखना है। अगर सोच के नहीं लिखे तो रटकुत होता वालों को कभी इन सब सर्विसेज में पूछा नहीं जाता है। इस नेचर का एग्जाम होता है, उस नेचर के एग्जाम में आपको पढ़ने से ज़्यादा चिंतन करना है कि किसी चीज़ को पढ़ें तो उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्या क्या सकारात्मक चीज़ें, क्या क्या नकारात्मक चीज़ें। और आपको जब भी प्रश्न का उत्तर लिखिए तो किसी फॉर्मेट में लिखिए कि जो पूछा जाए वो लिखिए। और ये ध्यान रखें, प्रश्न को 3-4 बार पढ़िए, एक बार में समझे नहीं पाएंगे। तो बहुत सरल प्रश्न है, जटिल जटिल प्रश्न आपको
बोल के दिखाएंगे, ये सारे प्रश्न बोल के दिखाते हैं कि आप उसको पढ़ेंगे तो 2 मिनट आपको समझ में पड़ जाएगा। 20 को सुनाएंगे, 180 मिनट का समय है, 10 मिनट एक प्रश्न के लिए लाता है। भाग दो, 180 को 20 से भाग दो, कितना आएगा? माइक्रो में आपको ऊपर ये खाना लगा है। अरे भगवान, 9 को 20 से भागो, कितना आएगा? एक बताओ। हाँ, 180 को 20 से भाग दीजिए, कितना बचे होगा? उत्तर कितना है? 90 मिनट। 9 मिनट नहीं, तो वही 9 मिनट एक प्रश्न के लिए ना, 1 मिनट काटा जाता है आपको पढ़ने में प्रश्न को। 1 मिनट आपका इसलिए काटा जाता है कि जब आप यहाँ हॉल में बैठते हैं, ठीक है, इतना जगह पे आपका मंथर और दस्तखत कराया जाता है कि जो इन्विजिलेटर होता है भैया दीजिए मौका मारिए, यहाँ पे साइन कीजिए, यहाँ पे कीजिए, कोई फर्जी कैंडिडेट ना आने पाए तो अच्छा कीजिए। तो 3-4 बार तो वही लोग राउंड बनाते हैं, तब थोड़ा जो ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो आपका 8-10 मिनट तो ही खा जाते हैं। तो इसलिए हर प्रश्न से 1 मिनट निकाल दीजिए, यानी 1 मिनट आपने सोचने वाला समय काट दी, 1 मिनट वो वाला काट दी। आपके पास कितना मिनट? 7 मिनट बचा। 7 मिनट में आपको लिखना है। आप लोग कोई 3 पन्ने लिख के लाए, अक्षांश देशांतर से लेके हिंदू मुस्लिम तक की बातें आपने यहाँ पे लिखी, ठीक है। ये सब दिमागी पूर्वाग्रह मत आप लोगों के, ठीक है। हिंदू मुस्लिम उनको करना, वो करने दीजिए, वो उनका काम हो, उनकी जो फसल है उसी से तैयार होगी। आपकी फसल आप सही दिशा में तार्किक ढंग से सोचेंगे तब आपकी अच्छी उपज होगी, ठीक है। तो अभी सब छोड़ दीजिए, वो सब बहुत बाद का विषय है, ठीक है। अभी आप लोग बहुत अच्छे दिमाग के हैं, ठीक है। आप जिस तरह सोचेंगे उसी तरह बनेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए। कौन लिखा था? मानसिका में। हाँ, तो ये तो मैं ही लिख रहा है। कभी भी इंटरव्यू पैनल में या एग्जाम हॉल में आप ऐसी किसी भी आपत्तिजनक बात का जिक्र कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कहीं कर दिए गलती से तो समझिए कि पूरा एग्जाम चौपट हो जाएगा। वो ये ठान लेगा कि भैया इस लड़के को हमको करना नहीं, चाहे जो हो जाए। अगर किसी एग्जामिनर ने ठान लिया कि आपको नहीं करना है तो नहीं करेगा, या इंटरव्यू ने ठान लिया कि भैया इसको नहीं करना, कितना टाप होगा, किसी न किसी चीज़ में आपको डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर देगा, ठीक है। यानी किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें केवल तार्किक सोचिए, तथ्यात्मक पकड़ बनाइए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतर लिखिए। इन्हें एक बार लिखिए गलत हो गया बस काम खत्म, समझ गए। तो ये सारी बातें ऐसी जो है। अब हम लोग आते हैं अपने मूल मुद्दे पे। मूल मुद्दा क्या था? हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे थे, बस एक बात बचा है, थोड़ा सा ऐसा खत्म कर दें, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते। तो इसमें भारत परिचय पीछे तक दिख जाता है, जो देखते हैं आपको बता दीजिएगा, शर्मा जाए आपको, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें मतलब बहुत ज़्यादा होती है, आपको किसी एज में आप बोल रहे हैं कि ये बस ये तो शर्माते होते हैं, और दूसरा बेइज्जती का बड़ा डर होता है। समझिए, या वो बेइज्जती होनी शुरू ही नहीं हुई, लेकिन बेइज्जती जब शुरू होगी तो 4-5 साल और बीत जाएगा और नौकरी नहीं लगेगी, घर वाले रिश्तेदार ये दोनों के लिए समान होते हैं, लड़कियों के लिए भी आपके समय और लड़कों के लिए तो ताना वाना शुरू करेंगे, पूछेंगे आप 10 आदमी जाओगे, वही पूछेंगे क्या भैया क्या हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे कभी यार मेरे आदमी तो बिल्कुल भूत की तरह ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कोई काम ही नहीं, हमारी मन बिल्कुल 2-4 गाली नहीं डालेंगे, लेकिन तब समझिए कि बेइज्जती हुई शुरू। अभी तो आप लोग को पीछे पीछे बुलाया जा रहा है, तो खाना वाना बढ़िया वाला बना दिया जाता है, खाना बढ़िया जाओ, तो स्कूल चले आते होंगे, फिर जाते होंगे, फिर एक बड़ा खाना मिल जाता होगा, एक थाली
फिर दबा जाते होंगे, फिर बोलते होंगे, फिर जो कोई चाय पानी करते होंगे, ये तो होता होगा। यानी अभी आपको किसी प्रकार से न बेइज्जती की जा रही है, न दबाव डाला जा रहा है, न किसी उत्तरदायित्व आपको किसी प्रकार का कितना काम मिलेगा, ज़्यादा काम मिलेगा, समझ लिया हो गया, वो तो आपको बाजार जाने था, बहाने था, और अच्छी बात है तो घर के काम पे जा रहे हैं, और क्या काम मिलेगा आपको। लड़कियों को पूरा काम कर सकता है, करके कपड़ा उपड़ा धोने जैसे काम, खाना बनाने से हल्के फुल्के कार्य, आटा वाटा भूनने जैसे मजबूत कार्य भी मिलते हैं। क्यों बना लेते हो, ये तो बिल्कुल करो ही ना, तुम पढ़ो, और ये बता देना आपको कि सर में आपको कुछ पढ़ना है, लेकिन बाकी काम नहीं लड़ो हमें बता दो, हम कल के लिए 4-5 गाड़ियाँ नवीनाएँ बनी, क्या गलत सब बता रहे हैं। तो ये पहली प्राथमिकता आपको पढ़ने की है, हम तो बुला देते हैं हर लड़की को, तो लड़कों के लिए तो कोई नहीं है, तो लड़की की बहुत प्राथमिकता है, लेकिन लड़कियों को थोड़ा संघर्ष करके आगे पहुँचना पड़ता है, जैसे लड़कियों की ज़्यादा महत्व है। ये आपको थोड़ा अपने आस-पास का जो माहौल है इतना हल्का मत रखिए कि कोई टुकड़ी लगा के निकल जाए, इतना टेंस माहौल रखिए कि कोई आपसे बोलने लगे, फिर यार इसको भी कहोगे, एक बात बोलो 3-4 बात कहेगी जो इससे खुद ही कर लो काम जो, क्यों इसे आदमी से नाम नहीं है, परिवार वाले जो उनके हटाओ और जाने उसको, है नहीं, ये सब चीज़ें आप सीखने के साथ साथ उनके लिए पढ़ाई करते हैं। आज के बच्चे में हम लोग क्या रास्ते देखे थे, राम सेतु वाला 2005 का बता दिए थे कि हाँ ये ये बताए थे कि हाँ ये इसको रोकना पड़ा। सेतु समुद्र परियोजना जो थी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो आपको इसमें कुल जानना ये है भैया कि क्या थी, कहाँ थी, आज के डेट में इसकी क्या पता नहीं चल रहा है। क्या थी का मतलब कि ये बाघ की खाड़ी और मंदार की खाड़ी के बीच में उथला हुआ जलीय क्षेत्र, उथला जलीय क्षेत्र का मतलब कि वहाँ पे कम गहराई है, अगल बगल ज़्यादा गहरा है लेकिन वहाँ पे थोड़ी कम गहराई है। तो मान लिया गया कि ये पुराने ज़माने में जो रामायण का काल था, उस काल में श्री राम और उनकी सेनाओं के द्वारा नल नील बानर रूपी सैनिक थे, उनके द्वारा फेंके गए पत्थरों या उनके द्वारा निर्मित जो पुल था वही वर्तमान में ये राम सेतु है, इसीलिए इसको तोड़ना उड़ना नहीं है, ठीक है। सरकार ने सोचा था कि हम उसमें थोड़ा सा गहराई इसकी करके, अब जब अगर उथला हुआ क्षेत्र है तो उथले हुए क्षेत्र में किसे जहाज जा पाएगी, पता लगे नीचे टूट गया जहाज का सिरा, पानी भर गया, लाखों करोड़ रुपये नुकसान हुआ, जो भी डूब गए, ठीक है। तो उसमें उथला क्षेत्र में कभी जहाज नहीं चलते, खास करके मालवाहक जहाज होते हैं, ठीक है, उनको गहराई चाहिए पानी, ठीक है, गहराई चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, वहाँ पे उथला क्षेत्र है। तो जिन जहाजों को आना जाना होता है वो दूर से मुड़ के आते हैं, इससे हजारों लीटर तेल बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। तो सरकार ने सोचा था 2005 में कि इसको और गहरा करेगी, एक योजना बनाई थी सेतु समुद्र परियोजना। हालांकि अभी वर्तमान जो इसका है वो थोड़ा संकट में है, अभी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि कभी भी जो सरकारें होती हैं, खासकर के लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, वो कभी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे ज़्यादा नहीं सोच करती। कोई भी सरकार है, मतलब वर्तमान की है, पूर्व की है, उससे पूर्व की हो, सरकार का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लड़ाई नहीं करती है कि इसको छोड़ो। जातीय मुद्दा होता है, धार्मिक मामले होते हैं, ये सब ऐसे मुद्दे होते हैं कि इसमें आम आदमी जो होता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए सरकार ऐसे विषयों से थोड़ा बचती है, ऐसे विवादित विषयों में ना पड़े, तो इसीलिए इसको थोड़ा व्यवस्थित बनाते हैं। अब थोड़ा देखिए, थोड़ी सी एक बना लीजिए, भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं, अब इसी सीमाएं हमारे जो जम्मू कश्मीर उसमें काफ़ी आ जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी, ये बचा गया। देखो भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में सबसे बड़े देश के रूप में है,
दक्षिण एशिया में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों दृष्टि में, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया, एक बात है इसमें, दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया का मतलब एशिया के दक्षिण का हिस्सा। दक्षिण एशिया का सीधा का मतलब कि हिमालय प्रदेश के इधर जो भी देश अवस्थित है उसमें भारत को भी शामिल किया जाता है। अब भारत को शामिल, भारत उसमें मुख्य भूमिका है, यानी सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया में भारत। और उसके पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, चीन को दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सबको जो है दक्षिण एशिया के देशों के रूप में शामिल किया जाता है। श्रीलंका भी शामिल है, मालदीव शामिल है। इन सारे देशों को माना जाता है कि दक्षिण एशिया के देश। एशिया महाद्वीप अगर देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में का सबसे दक्षिणी हिस्सा तो क्या है? दक्षिण एशिया। और दक्षिण एशिया में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है ना। तो लोग इसमें विश्वास है, मतलब कौन सा पड़ोसी देश भारत के अगर बगल में जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है? पाकिस्तान है सबसे ज़्यादा जनसंख्या का, उसकी जनसंख्या कितनी? 30-35 करोड़। भूटान है, हम नाम नहीं बता रहे हैं। भूटान है, छोटा सा देश है। बांग्लादेश है, वो भी देश है वर्तमान में। नेपाल है, ये सब छोटे ही देश हैं जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टियों में। तो इसमें आपको परिचय में यहाँ पे ये जानना है कि इसकी सीमाएँ किन किन देशों के साथ लगती हैं, कितनी लंबी सीमाएँ हैं, कितनी इसके साथ सबसे छोटी सीमाएँ हैं, ठीक है। इसके अलावा किन देशों से हमारी सीमाएँ विवादित हैं, थोड़ा सा भी देखेंगे। और किन देशों की सीमाओं को क्या क्या नाम रखा गया है। जिन विभाजन कार्य में दो देशों की सीमाओं के विभाजन कार्य का काम किया औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान, देश आज़ाद हुआ, ये तो कई विद्वानों ने उसको विभाजित किया गया। घर बांटने में दो भाइयों के बीच में तो हालत खराब हो जाती है जो बांटने वाला होता है। एक एक इंच के लिए लड़ाई होती है आपके समाज में, होती है कि नहीं होती? सब मुँह देख रहे हैं हमारा कि मतलब गुरु जी लग रहा है से घटिया क्षेत्र से हैं, इन्हें क्या होते, हमारे यहाँ होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब किसी दो देश का बंटवारा किया जाए तो उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे। सबसे प्रमुख मुद्दा होता है सीमाएँ। इस सीमाओं को किस प्रकार से बांटा जाए, ठीक है। तो सीमाओं को बांटने के लिए व्यवहारिक रूप अपनाया जाता है कि भाई इस क्षेत्र से लेके उस क्षेत्र तक की दूरी में आप इतने में रहेंगे, आप हम इतने में रहेंगे। तो जो भी व्यक्ति बांधता है उसी के नाम पे वो रख दिया जाता है नाम में। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में ठीक है। इसी प्रकार से भारत बांग्लादेश, भारत चीन, इन सारे देश की सीमाओं से भारत लगा तो उसको स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है। वो सब एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस देश से कितनी लंबी सीमा है, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ में। तो ये सब सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि भारत से किसकी सीमा सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। सिर्फ 4 बड़ी सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, सिर्फ सबसे छोटी सीमा रेखा वाले भारत के देश कौन से हैं, ये सब आपको तथ्यात्मक रूप से तैयार रहना है। इसके लिए इसको याद करना है। जितने तक दिखाए गए भारत के परिचय में इसको सबको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि भारत का भूगोल पढ़े तो इन सारे चीज़ों की चर्चा बार बार आएगी आपके साथ। इसीलिए मैं तीसरी क्लास ले रहा हूँ। इसमें जो मैं 2 ही क्लास लाकर है, लेकिन मैं तीसरी क्लास आज इसीलिए ले रहा हूँ कि कम से कम परिचय बढ़िया होना चाहिए। परिचय में अगर कहीं गुंजाइश रह गई तो फिर आगे दिक्कत होती है, समझिए।
इसलिए जब शादी ब्याह भी होता है, देखिए गाँव तय होता है, कितना परिचय आदमी पढ़ाता है, जो सामने मिलेगा भी, बातचीत भी होगी, प्रत्यक्ष संपर्क भी करेगा, जितने उसके स्रोत होंगे वो सबसे पता करवा लेगा जो है कि क्या स्थिति वहाँ पे अच्छे हैं, बुरे हैं, हर चीज़ छोटी बड़ी चीज़ों का वो ध्यान रखने का प्रयास करेगा कि अच्छे परिचय हो जाए। अगर दिक्कत है तो फिर आज ही में ऐसे, ठीक है, जवाब ही नहीं देना है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसे तो होता है। तो इसलिए इसके बारे में पढ़ो, पढ़ने जा रहे हो, भारत का भूगोल, मतलब एक परिचय ही नहीं, परिचय ही बड़ी नहीं हुआ तो आगे दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का बार बार चर्चा है, उससे थोड़ा लिखते जाओ, समझाते जाओ। देखो, भारत की सीमाओं से लगे कुल 7 पड़ोसी देश हैं या स्थलीय पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। जो निम्न है, अब एक एक करके नाम लिख दो, उनके सामने लंबाई लिख दो सीमा की। पहला नाम लिखो, सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश का लिखो। नाम कर जाते हैं, हाँ, बांग्लादेश के साथ में कितनी लंबी सीमा रेखा है? हाँ, 4096 मोटे तौर पे, यानी 4096 मीटर, हाँ किलोमीटर नहीं मीटर लिख दिया, लिख दीजिए आप। यानी थोड़ा घुमा फिरा की सीमा, इसकी सीमा लंबी हो जाती है बांग्लादेश के साथ में। अब यही देखिए और देखो कि बांग्लादेश से भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं हैं, ये भी प्रश्न बनता है। जैसे बांग्लादेश विवादित इसमें है ना, तो आप डिस्कस हो रहे हैं, अब आपको ये पता, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं चर्चा। तो अगले एग्जाम में आपका UPPCS का हो या फिर UPSC का हो, उसमें इस बात की प्रबल संभावना है कि ये प्रश्न पूछ ले कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से संलग्न है। वो दे 4-5 राज्यों का नाम, आप मरे घूमने ना ढूंढ पाए तो गए काम से, तो लिख लो यही आगे इस एग्जाम में, यही लिख लो, यहीं पे ऊपर लिख दो राज्यों के नाम या सीमा से संबंध भारतीय राज्यों के नाम, इस तरह से बना लो, सीमा से संबंध भारतीय राज्यों के नाम, या फिर सीमा की लंबाई कर दो, लंबाई, यहाँ पे देश, यहाँ पे क्या लिखोगे? सीमा से संबंधित, क्या लिख जाता है? सीमा से संबंधित भारतीय राज्य, बांग्लादेश से किन किन राज्यों की सीमाएं लगी हैं? पश्चिम बंगाल। आप लोग बताएंगे, हमें क्यों नहीं बताएंगे? बताएंगे तो एक लोग बताओ यार, बहुत समझते हो क्या? मेघालय सबका एक साथ है, सुन लें, हम जिसे पूछो वही बताए। कौन बता रहा था इधर? वेरी गुड, वेरी गुड। मेघालय, गलत होगा तो हम नहीं जानते। और असम, असम सबकी लग रही है, त्रिपुरा की तो लग रही है, मान लो, इतना हमको नहीं पता। त्रिपुरा सबकी लगती है, गलत हो गया ना ये। इसलिए कहता है कि मैप हमेशा देखा करो, मैप में कहाँ पे
मेघालय। देखो मैं सही सही लिखा रहा हूँ, लिखो। पश्चिम बंगाल लिखे हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सही है ये वाला? सही बताया। बैठो। अच्छा बताइए, सब सही है। यानी अब इन राज्यों का नाम याद रखना है कि इन राज्यों से भारत एवं बांग्लादेश की सीमाएं संलग्न हैं। समझे? त्रिपुरा तो भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है वो तीन तरफ से बांग्लादेश है। ठीक है? शून्य रेखा, त्रिपुरा से बांग्लादेश की सीमा है, उसको कहा जाता है शून्य रेखा, यानी जीरो लाइन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जीरो लाइन भारत के किस राज्य से जुड़ी सीमा का नाम है, या भारत के किस पड़ोसी देश से भारतीय राज्य की सीमा है। जीरो लाइन भारत और त्रिपुरा के बीच, सॉरी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा का नाम है। दूसरा सबसे बड़ा सीमावर्ती राज्य देश कौन सा है? कौन? जापान होगा जी। क्या करोगे यार? चलिए चीन है ना, चीन का भी लिख ली। दूसरा चीन भी है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। चीन की सीमा कितनी लंबी है? हाँ, 6488 किलोमीटर। इनसे कौन से राज्य भारत में संलग्न है? चीन की, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तरफ से बताओ यार। जम्मू कश्मीर की बात में लद्दाख, अरे जम्मू कश्मीर लद्दाख है वहाँ से। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और सिक्किम, उत्तराखंड, बता रहा है उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर से नहीं, लद्दाख से लगती है। ठीक है, तो सही बता रहा है। चीन की जो सीमा है तो लद्दाख है। 17 आप मैप में देखिए तो आप समझ जाएंगे। तो ये भी प्रश्न बनाए जाते थे केंद्र शासित प्रदेश, अगर प्रश्न में पूछे, लेकिन प्रश्न कई बार इसका नहीं बना। यदि पूछेगा कि भारत के किन राज्यों की सीमाएं चीन के साथ जुड़ी हैं, केवल राज्य दिया तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। तो आपको लद्दाख कोई राज्य नहीं है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कई बार देगा राज्यों आबलिक केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं संलग्न। शब्दों पे ध्यान दीजिए, शब्दों का सब खेल होता है। तो लद्दाख, यहाँ पे आप बिल्कुल लद्दाख, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तराखंड भी बोल दिया। बोले तो घर में से चलो, कर्म से लिखोगे आपके दिमाग में। उत्तराखंड, सिक्किम, ध्यान रखिएगा। असम की सीमा नहीं लगती, नहीं असम की मार दीजिए। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा है भारत की। इसके साथ में चीन, चीन के साथ। तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लिखते, जब हम यहाँ पे लिखते हैं बड़ा टाइम लगता है। इतना तो आप लिख लेंगे कौन सा ऐसा था। तीसरा लिखो पाकिस्तान, देश वाले में पाकिस्तान। सीमा इसकी कितनी लंबी? देखो 3323। ठीक है, गुड। 1 किलोमीटर का किसी किताबों में अंतर हो सकता है, तो आपको बताना नहीं। ठीक है, किसी कस्टमर को लिखा होता है तो बताना नहीं। देखिए किताब में मैंने पढ़ा है कि भारत एवं बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर। तो कस्टमर को केवल नहीं पढ़ना है, आपको सीधे 4096 लेना, इतना नीच कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया पाकिस्तान की लंबाई कितनी सीमा की? 3323 लिख लिए हैं। 3 लाख किलोमीटर लिखते हैं।
3,23,000 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा दी है। इस नंबर लिख लीजिए 3,323। कौन कौन से राज्य हैं लगे हुए? कश्मीर, आराम से बताया। जम्मू कश्मीर, लिखिए राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पहले गुजरात राजस्थान बोलना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर। हाँ दोनों है, केवल यहाँ पे जम्मू कश्मीर ही। ठीक है, अगर आपके केंद्र शासित प्रदेश में है तो आपको ये सतर्क रहना है, लेकिन आप यहाँ जम्मू कश्मीर करेंगे आपको। ठीक है, तो भारत के 4 राज्यों की सीमाएं ध्यान रखना है। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लद्दाख की भी सीमा होने लगती है, क्योंकि लद्दाख में सारे क्षेत्र को उपयोग किया था, इसलिए मालक से यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, आपको जम्मू कश्मीर। नेपाल का लिखिए 1,751 किलोमीटर, यानी 1751 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। और ये नेपाल कितने लोग गए हैं? बस 3-4 लोग गए, बाकी लोग कहाँ कहाँ गए? बाकी लोगों में केवल मामा ही आ सकते हैं। मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, उत्तराखंड गए, वहाँ पे भी नहीं गए। आप लोग वहाँ गए ना, नेपाल गए, गए ना बस्ती को सब घूमने लायक जगह है। अपने छोड़ के कौन सा एरिया है? बस्ती के अंदर जाएंगे तो गाड़ी नहीं खरीद पाती, वहाँ कहाँ खड़ी करेंगे? कंटेश्वर पार्क में घूमने जाके जगह है ना। काम भूल गया कंटेश्वर पार्क के नाम से है भाई। आज घूमने लग जगह होगी तो थोड़ा स्पेस कम है, तो गए नहीं है इसके बाद देखिए मतलब बताए हैं थोड़ा स्पेस कम। चलिए कंटेश्वर पार्क छोड़िए, आप देखिए नेपाल वाला। नेपाल के बाद किसकी सीमा है? म्यांमार, 1643 किलोमीटर, 1,643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं म्यांमार से? महत्वपूर्ण जरूर याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर, मिजोरम। अगला देखो भूटान, छोटा सा अच्छा देश है। भारत से भूटान के संबंध और मधुर रहे हमेशा से, आज भी है। भूटान से किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आने लगती है। देखो भूटान से सीमाएं सिक्किम, कितना? पश्चिम बंगाल, असम, हाँ 699 असम एवं अरुणाचल प्रदेश। असम एवं अरुणाचल। एक छोटी सी सीमा है, सीमा हैदराबाद। में आता होगा छोटी सीमा किसके साथ में है? हाँ, अफगानिस्तान के साथ में छोटी सीमा है, लेकिन जो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा है हमारी प्रत्यक्ष सीमा नहीं होती, क्योंकि वो पीओके का क्षेत्र आता है। लेकिन क्योंकि भारत
मान के चलता है कि पीओके भी हमारा ही है, तो हम क्यों ना माने कि हमारी सीमा है अफगानिस्तान। इसलिए 106 किलोमीटर की लंबी सीमा अपनी की अफगानिस्तान के साथ। सातवां, अफगानिस्तान लंबाई 106 किलोमीटर। एक राज्य लिखिए जम्मू कश्मीर, ब्रैकेट में लिखिए पीओके। राज्य वाले सेक्शन में लिखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, ब्रैकेट में पीओके। अभी बताइए पीओके क्या है, छोटी सी हेडिंग डालिए, रेड क्लिक लाइन या रेड क्लिक रेखा। रेड क्लिक लाइन किसके किसके बीच में है? भारत पश्चिम बंगाल, भारत और पाकिस्तान। भारत बांग्लादेश के बीच में नहीं है। रेड क्लिक रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है कि नहीं है? रेड क्लिक रेखा छोटी छोटी हेडिंग डालना है, लट्टू सारे देखिए भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा है। भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा है। रेड क्लिक लाइन ये भारत पाक और भारत बांग्लादेश। ठीक, अब बांग्लादेश के साथ इसलिए है क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, जो अक्सर आप लोग बनाए हैं लड्डू खा के, ठीक है, किस नंबर का ये था स्वतंत्रता दिवस? हाँ, तो ये सब याद रखना है। वापस जो भी परिश्रम तैयारी करना है आपको भी याद रखना है कि 78 वाला नंबर का था। मुख्य अतिथि कौन था देश में स्वतंत्रता दिवस का, ये सब याद रखिए। मूल बात ही बताने का प्रयास करें कि भारत बांग्लादेश के बीच में इसलिए क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था बांग्लादेश नामक कोई चिड़िया नहीं था। ठीक है, बांग्लादेश नामक चिड़िया का उदय 1971, ठीक है, तो इसीलिए भारत एवं पाकिस्तान के साथ साथ जो रेड क्लिक रेखा है, ठीक है, वो बांग्लादेश के साथ भी है। ठीक है, तो याद रखिए आप। नहीं चौक जाएंगे बांग्लादेश के साथ कौन बता दीजिए। और ये आगे लिखो, यही लिख लो, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 1947 में सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा, सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा 1947 में की गई, 1947 में की गई, क्योंकि बांग्लादेश उस समय, बांग्लादेश का उसमें क्या नाम? पूर्वी पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था। अतः भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेड क्लिफ रेखा से होता है। भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा का निर्धारण भी रेड क्लिफ लाइन से या रेड क्लिफ रेखा से होता है। रेड क्लिफ रेखा से होता है, समझ गए? तो याद रखना है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमाएं हैं, ठीक है, कई जगह पे कुछ स्पेशल नामों से भी जानी जाती है, जैसे 3 बीघा काली रोड,
छोटा सा 3 बीघे का कॉरिडोर है, 3 बीघे का जो आपके यहाँ बीघा होता है, ठीक है। तो बीघे का कॉरिडोर त्रिपुरा के बीच में है, शून्य लाइन भी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। पानी कहाँ पर? सर बच्चे हैं? सर बच्चे पानी नहीं थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि और बाकी जो स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम हम लोग रेड क्लिफ पढ़े हैं, लेकिन उसके बीच में सीमाएं हमारी रेड क्लिफ के अतिरिक्त यूके भी, यूके के बीच में जो एलओसी है वो भी सीमा है, ठीक है। तो वो स्पेशल कंडीशन के लिए होगी, लेकिन मूल रूप से जो सीमा है उसका नाम हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अब उसकी भी चर्चा हम एक रेड क्लिफ भी करेंगे। उसके बाद जो देखिए अगला, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये भारत एवं चीन के बीच में, भारत एवं चीन के बीच में 1914 में, 1914 में आओ हमारे जगह बनवाते हैं, सोलो बैठ के बैठ जाओ, ध्यान दे बोले जी, जा रही है आवाज, अब आवाज जा रही है सर, वहाँ से तेज हो जाएगा। अब जा रही है, और कम कर दो। चलिए ये सब आपको पहले मुझे बताते हैं, मैं घर से आते हैं तो बताते हैं। चलिए अब जा रही है, हाँ बुलंद आवाज जा रहे हो, अभी तेज बोल रहे थे, बेकार में थोड़ा तेज जाएगा बनाया जा पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि तकनीकी ज्ञान ना होना कितनी बड़ी विपदा है, ठीक है। तकनीकी इसमें चलिए 1914 हाँ, भारत एवं चीन के बीच में क्या हुआ? हाँ 1914 में इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया जाता है। कुछ ज्यादा होगा, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया, नाम लिखते रहेगा, सर हेनरी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है। इस सीमा का भी बड़ा जो है इंटरेस्टिंग इतिहास है, क्योंकि ये सीमा जब निर्धारित की गई थी 1914 में, तो इसमें 3 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत के मतलब औपनिवेशिक शासनकाल में उस समय था ना 1914 में, तो इंग्लैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए एवं इसके अलावा तिब्बत के प्रतिनिधि शामिल हुए और चीन के भी लोग शामिल हुए। उस समय निर्धारित हुआ हाँ भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र आपका है, यहाँ से इधर का हमारा है। लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो चीन मुकर गया कि नहीं वो तो आपने तिब्बत के साथ समझौता किया था, तो वो लाइन आपकी मैकमोहन वाली वो तिब्बत के साथ है, हमारे साथ नहीं है, हमारा मन करेगा, हमारा तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारे है, आपका लद्दाख का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र हमारा, वो क्षेत्र हमारा है। यानी मैकमोहन रेखा को वो दबे बाहों से स्वीकृति नहीं देता है, समझ गए? ठीक है। लेकिन भारत मानता है कि मैकमोहन रेखा ही भारत और चीन की विभाजन रेखा है, और उसी रेखा पे नियंत्रण भी दोनों देशों का लगभग होता है।
चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय पर्वत से निकलाएँ और उधर बीच में, ठीक है, तो बहुत स्पष्ट विभाजन नहीं होता है, लेकिन कई बार किसी वजह से विवाद भी हुए। 1962 में, 2020 में डोकलाम विवाद, ये सारे विवाद उसी वजह से होते हैं क्योंकि कई बार सीमाएँ स्पष्ट न होने के कारण एक दूसरे के क्षेत्र पे एक दूसरे के चीन ही भारत पे दावा करता है। भारत कभी ये सब अनावश्यक काम करने में रुचि नहीं लेता है, कहते हैं कि आधा चीन हमारा है। इसे कहना चाहिए भारत को कि भाई इधर वाला एरिया हमारा है, पहले हमारी गाय आए वहीं चलती थी इसलिए वो हमारा है, लेकिन भारत नहीं कहता था। लेकिन चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश में की वीज़ा जारी करता है, कई बार घटनाएँ हो चुकी हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को अपना बताता है, नाम वहाँ का बाकायदा रखा गया है, अरुणाचल प्रदेश का चीन ने बाकायदा नाम रखा है चीनी भाषा में, मंदारिन भाषा में नाम रखा है, जैसे सिंजियांग टाइप का होता नहीं ना, तो उसी तरीके के नाम भी उसने रखे हैं। लेकिन भारत कोई लोडे नहीं लेता है, भारत के रखो मत करे, जो रखो क्षेत्र हमारा है, कब्जा हमारा है, सारे काम हम करवा रहे हैं, तुम रखो नाम। वैसे किसी नाम में बदल के अपने क्षेत्र में मिला लोग, ये कौन सी बात है, ठीक है। तो ये सब भी देखने वाली बात है। रेखा अब देखिए डोरंड रेखा, डोरंड रेखा, डोरंड लाइन, ये किसके किसके बीच में है? भारत अफगानिस्तान है। अब इसमें देखो डोरंड रेखा, इसके सामने देखो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। हाँ, डोरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। देखो इस सीमा रेखा का निर्धारण 1896 में 1896 में सर मोर्टिमर डोरंड के द्वारा किया गया। सर मोर्टिमर डोरंड के द्वारा किया गया। चूंकि उस समय भारत एवं पाकिस्तान एक देश थे, इसीलिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का भी निर्धारण, इसीलिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण भी डोरंड रेखा के द्वारा किया जाता है। भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा रेखा बहुत छोटी है, जो कि वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर ब्रैकेट में POK, जो कि वर्तमान में POK के द्वारा, जो कि वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर से संलग्न है, जुड़ी। अब यही डालो तो POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। एक मैप आपको बनाने का प्रयास कीजिए इसी तरह कि आप समझ जाएंगे। ये आप जम्मू कश्मीर का केवल मैप बना रहे हैं भारत के तरीके से, ये तो आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा बस सकता है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ समझने के पर्पज से चीज़ों को देख रहे हैं, तो वहाँ पे किसी पर्पज से समझेंगे। ठीक है, अब इस मैप में देखेंगे कि पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर का मतलब इसमें भारत के द्वारा जो इस समय भारत के कब्जे में वो क्षेत्र
पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में वो क्षेत्र, चीन के द्वारा जो 1962 में हड़पा गया क्षेत्र वो शामिल है। 1963 में पाकिस्तान के द्वारा पीओके के कुछ क्षेत्रों को चीन को इसे उपहार में दे दिया गया था। वो क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित, यानी 3-4 क्षेत्र मिलके पूरे जम्मू कश्मीर का निर्धारण करते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। तो इसमें सबसे पहला क्षेत्र जो हम लोग देखेंगे वो है पीओके। तो पीओके का क्षेत्र जो है भैया वो ऐसे है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पीओ। ये काम करें अंदर का थोड़ा दूसरे कलर से नहीं, थोड़ा आपको समझ जाएगा। कौन सा कलर करना है? हरा कलर। तो हरा कलर देंगे, ये नहीं करेंगे, ये वाला कलर। ठीक है, अंदर भैया पीओके जो है वो आपका इसी प्रकार से है, इस तरह से। तो ये हो गया पीओके। ये लाइन थोड़ा सीधी है, ये लाइन। अब पीओके का इतिहास क्या है? 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, थोड़ा कहानी है, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग भूखे प्यासे होंगे, ठीक है, हम समझ रहे हैं दुख दर्द को, ठीक है, लेकिन 2-3 मिनट और दर्द सह लीजिए, बस खत्म हो जाएगा इसका भारत परिचय वर्षे से। लेकिन तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, उसके ठीक बाद भारत पाकिस्तान के विभाजन के ठीक बाद में कुछ कबायली देश बना के जो है पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब आक्रमण कर दिया तो भारत निश्चिंत है कि यार बंटवारा हो ही गया है, तो आपका क्षेत्र तो आपके कब्जे में, हमारा क्षेत्र हमारे। और चूँकि उस समय तक जो जम्मू कश्मीर था या जम्मू कश्मीर रियासत थी, उसने भारत में विलय करने का समझौता नहीं लिया, क्योंकि सभी रियासतों को छूट दी गई थी कि या तो भारत में रहिए या तो पाकिस्तान में रहिए, स्वतंत्र रहिए। तो स्वतंत्र रहने का तो केवल एक धोखा ही था, स्वतंत्र रहने का तो समझिए लालच दी गई थी। भाई आप देश के बीच में एक छोटी सी रियासत के राजा हैं, मतलब बस्ती के राजा कह दें हम स्वतंत्र रहेंगे, चारों तरफ से भारत है, बीच में बस्ती के कोई वीजा लेगा, बस्ती में आप पता लगे कि फैजाबाद के आदमी बस्ती का आना है तो बस्ती के राजा का वीजा लगेगा तब वो आएगा। तो ये तो खाली एक था कि स्वतंत्र रहने का एक विकल्प केवल था, बाकी वो सब अनिवार्य करते थे। जम्मू कश्मीर उस समय तक भारत में विलय का हस्ताक्षर नहीं किया गया। कबायली के देश में पाकिस्तानी सेनाओं ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में आक्रमण कर दिया 1947 में। उसके बाद में वहाँ के राजा थे, राजा हरी सिंह समय राजा थे, ठीक है, उन्होंने भारत से सहायता की मांगी। भारत ने कहा सहायता हम जब देंगे भैया जब आप साइन वाइन कर देंगे, पैसे चले दूसरे देश के लिए लड़ जाए, तुम पहले तो कहते हैं स्वतंत्र रहेंगे। और पहले के राजा थे बड़े विलासी स्वभाव के होते थे, काम धाम कुछ आता नहीं था, रणनीति कुछ बनाना आता नहीं था, तो खाए पिए पड़े हैं, नाच नौटंकी देख रहे हैं, ना कोई सेना में अपडेटेशन करना है कि अपडेट करके रखें कभी युद्ध की स्थिति आए तो करें। बस उनको स्वतंत्र रहना है, खाना पीना है, सोना है, ठीक है। और उसके बाद में अगर समय बच जा रहा है तो जंगली जानवरों को मारना है शिकार के नाम पे, यही काम था। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे, तो उन्हीं को मतलब समझे कि प्रधानमंत्री की हैसियत दी गई। उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई जब तक आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। जो बाकायदा उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। अब ये सारा काम होने के दौरान 3-4 दिन गया भी, तो 3-4 दिन तक पूरा जम्मू कश्मीर का यहाँ तक जो है इन लोगों ने कब्जा कर लिया। यहाँ तक कब्जा कर लिए तो बाद में एक समझौता हुआ, इस युद्ध के बाद में LOC लाइन जो आई वो इसी के बाद आई। समझौता यही हुआ कि भाई जहाँ आप हैं वहाँ तक कब्जा आपका, जहाँ हम हैं जहाँ तक कब्जा हमारा। और चूँकि भारत युद्ध भी जीत गया था, भारत की सेना उसके बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद में पाकिस्तान को पूरी तरीके से खदेड़ दिया, तो पूरा खाली हो गया। लेकिन
जिस क्षेत्र में पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया उस क्षेत्र को भारत ने दोबारा वापस नहीं लिया। वापस न लेने का एक बड़ा कारण जो दिया जाता है, बताया जाता है, वो ये बताया जाता है कि तब तक मामला यूएनओ में चला गया था। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास चला गया था। तो भारत ने कहा इंतजार करना ज़्यादा ठीक है कि यूएनओ का डिसीजन आए कि ये वाला क्षेत्र भारत का है कि पाकिस्तान का है। तो इसी इंतजार में पीओके पाकिस्तान के कब्जे में रह गया और भारत के कब्जे में इतना जम्मू कश्मीर बचा वो भारत के कब्जे में रह गया। अब आगे 1963 में पाकिस्तान और 62 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में क्योंकि भारत इस युद्ध में जो है पीछे पड़ गया, यानी 19 पड़ गया, यानी हार तो नहीं कहेंगे क्योंकि भारत किसी हाथी को चींटी लड़ा तो वो समझ हाथी चींटी की स्थिति थी। जो चीन इतना बड़ा देश, भारत बिल्कुल आज़ाद हुआ था, देश में अकाल पड़ा हुआ था, मर रहे थे लोगों को, सरकारी मशीनरी नाम की चीज़ नहीं थी, सामाजिक आर्थिक विकास बिल्कुल पिछड़ापन था, हर जगह बाढ़ अकाल कौम पता लगे जो है टाइफाइड से तो 1 लाख लोग मर गए। आज के समय में टाइफाइड को रोग है, दवा खाए थे, कोई बुखार आए मर गए इतने लोग, ये स्थिति थी। तो भारत तो अपने सब कामों लगा था, एकाएक आक्रमण किए, एकाएक अपने वापस चले गए। तो उसको हम तो हार नहीं मानते हैं। तो आक्रमण किया गया तो उसमें भारत और चीन के बीच में भी यही हाल हुआ। भारत और चीन के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं। इस वाले क्षेत्र को अभी थोड़ी देर बताते हैं। इसको बोलते हैं अक्साई चीन। इसको इसे बात कीजिए, थोड़ा अलग कीजिएगा। यानी ये वाला क्षेत्र भी अक्साई चीन है। कब लिया गया? 1962 में भारत चीन युद्ध के समय ये किसने ले लिया? इसमें किसका कब्जा हो गया? चीन का। और 1963 में ये वाला जो क्षेत्र है इसको इस तरह पेंटिंग करके दे दी। पाकिस्तान की आदत है कि अपने आप को ना हो उनको दान बहुत देते हैं, ठीक है। तो 1963 में पाकिस्तान ने ये वाला जो हिस्सा है, ये मैंने बिंदी रखा है, इसको किसे दे दिया? चीन को। ले जाइए आप ले लीजिए इसको। ऐसा रणनीति के तहत किया गया कि भारत को घेरा गया किसी तरीके से। तो ये हिस्सा लिख लीजिए 1963 में पाक द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र। कब दिया गया? 1963 में। ठीक है, 1963 में क्षेत्र जो है इसको दे दिया गया चीन को। अभी ये वाला प्रयोग हो गया और ये जो लाइन बन गई ये वाली, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं येलो सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन बन गई तो भारत के कब्जे में था। यहाँ पे जो लाइन बन गई या अक्साई चीन से जो लाइन बनी इसको कहा गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है, अब ये सब पूरा पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है जो है, तो इसमें सीमाएं बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। देखिए 2020 में इसीलिए यहीं पे तो बवाल हुआ था। झील वगैरह कौन सी झील थी? हाँ, तो सब झील के आसपास जो झगड़ा हुआ, ठीक है, आधी झील चीन का कब्जा, आधी झील के भारत का कब्जा है। ठीक है, तो उसी पे सैनिकों के द्वारा हाथापाई है। उसमें भारत के भी कुछ सैनिक शहीद हुए, चीन के भी कुछ सैनिक शहीद हुए, यानी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग LAC बोलते हैं। LAC भारत पाकिस्तान और LAC का मतलब कई कई किताबों में इसको भी LAC लिख दिया गया है, जो कि गलत सत्याग्रह रूप से। इसका नाम है वास्तविक नियंत्रण रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है उसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसका नाम केवल नियंत्रण रेखा। ये देखो कारगिल वगैरह है, ये कारगिल है, ये सब बर्फ से जमे हुए
क्षेत्र हैं हमेशा बर्फ से जमे रहते हैं सारे क्षेत्र। और जो अफगानिस्तान के साथ में भारत की सीमा है, तो मान लिया करिए ऐसी सीमा है, ये छोटी सी सीमा है, ये 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है। तो अब जो भारत के पास में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वो ये ना ऐसे ऐसे तो उसका थोड़ा से इतना बेहतर नहीं रह पा रहा है, ठीक है। तो ये सीमा इसको भारत को, यानी जो जम्मू कश्मीर भारत के कब्जे में है, मैप में आपको देखिए तो इतने कब्जे में, लेकिन क्योंकि मैप में जो बनाया जाता है, मैप में भारत पूरे पीओके को अपने मैप में दिखाता है, समझ गए? पूरी तरह क्षेत्र को नहीं दिखाता कि हम चाहे अपना क्षेत्र छोड़ जाए, हम ही अपने मैप में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो दिक्कत होगी, इसलिए भारत कहीं विदेशों में जाता है किसी मंच पे, और अगर पीओके को पाकिस्तान में दिखा दिया गया वहाँ, तो भारत उसका बहिष्कार कर देता है। भाई हमारा क्षेत्र है वो, मान लीजिए कोई ले लिया 2-4 दिन के लिए, तो हम अपने क्षेत्र में दावा छोड़ देंगे तो थोड़े। तो इसलिए भारत का कोई भी पॉलिटिकल मैप देखेंगे या प्राकृतिक मैप देखेंगे, दोनों में मैप इस तरह का दिखेगा आपको, लेकिन जो भारत का कंट्रोल है क्षेत्र में वो इन क्षेत्रों में, जो हरे वाले क्षेत्र में दिखाता है। जम्मू कश्मीर का जो अन्य क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है। तो ये हो गया अक्साई चीन, ये हो गया पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया उपहार, और ये हो गया पीओके। अब चीन ने क्या किया है, यहीं से चीन पाक कॉरिडोर बना रहा है, यहीं से सीपेक, इसका नाम आप सुने हैं? सीपेक, सी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी इसी के बगल में रेल लाइन और सड़क का निर्माण करना है, और इसको इधर से जोड़ देगा, कहाँ से? ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह से जोड़ देगा। तो ये चीन जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो इधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सीधे जुड़ जाएगा। और कल के डेट में कूटनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से भारत के खिलाफ उसको बढ़त मिल जाएगी। हालांकि ये परियोजना बहुत अथक में है, इतना जल्दी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी परियोजनाएँ होती हैं सारी, क्योंकि पहाड़ों को काटना पड़ता है, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, कितनी मशीनों उसमें होती है, तो ये सब अरबों खरबों रुपए की परियोजनाएँ होती हैं, ठीक है। तो तमाम पाकिस्तान में भी स्थानीय लोगों का विरोध है कि भाई सब क्या करवा रहे हो, हमारे लिए भी खतरा हो जाएगा, चीन हो सकता है। हम ही कहते हैं कि हमारा ही है इसका हिस्सा, हम ही मिला लें, किसी को इतना अपने घर में बहुत घुसा दो कि पता लगे आपके घर की सामाजिक स्थिति बदल गई अगले दिन से। तो ये याद रहो, तो ये बहुत कठिनाई है। इसलिए भारत इस परियोजना का प्रबल विरोध करता है कि जो क्षेत्र विवादित है उस क्षेत्र से आप किसी भी परियोजना से संबंधित समझौता नहीं कर सकते। ये हमारी संप्रभुता में हनन है, या हमारी संप्रभुता का हनन है। संप्रभुता का हनन इसमें नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, जो क्षेत्र हमारा है उस पर हमारा नियम लागू होगा, जो कोई विदेशी देश कैसे रोड बना सकता है। तो ये सब सीपेक वगैरह हम बनाएंगे आपको IR में, लेकिन पीओके, LOC, अक्साई चीन, बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें हैं, ठीक है। कारगिल, ये सब जाके आप मैप में देखिए कि कहाँ पे हैं। अब इसी सब क्षेत्रों में सब यहाँ पे जिले हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे तो हमेशा क्षेत्रों में बने होते हैं, क्योंकि LOC की सुरक्षा करना बड़ा संकट का काम, और ठीक है। अब यहीं पे आपका है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र, ये सबसे ध्रुव जो नियंत्रण का क्षेत्र है वो ये है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का भी अपना इतिहास है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर दोनों देशों के बंटवारे के बाद में खाली क्षेत्र था, जो बहुत दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फ से ढका रहता है, बहुत ज़्यादा माइनस का टेम्परेचर होता है, वहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए 2-3 दशक तक न भारत ने अपनी सेना वहाँ पर तैनात की, ना पाकिस्तान ने भी अपनी सेना तैनात की। लेकिन भारत को 1984-85 के आसपास भारत के शोधार्थी और पर्यटक वहाँ के घूमने,
क्योंकि उनको कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली जो कि पाकिस्तान की सेना यूज करती है और पाकिस्तान के पर्यटक वहाँ या वहाँ निर्मित प्रोडक्ट थे। तो ये पता चला कि पाकिस्तान वहाँ 24 रुपये से अपनी सेनाएँ तैनात कर रखा है। तो उसके बाद दोनों देशों की सेनाएँ वहाँ तैनात हो गई, मरो दोनों लोगों की सेनाएँ वहाँ पर तैनात हैं। एक दिन का लाखों करोड़ रुपये खर्चा होता है। जो दुर्गम क्षेत्र में आदमी रहेगा तो उसको रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी, तभी रुक पाएगा ना, नहीं मर जाएगा। -1 टेम्परेचर है, ठीक है, वहाँ रहना, वहाँ खाद्य सब सामग्री पहुँचाना, कोई रास्ता तो है नहीं कि गाड़ी स्टार्ट की बाइक लेके चले गए थे आए, ठीक है, हेलीकॉप्टर से जाएगा खाना, हर एक चीज़, यानी सारी चीज़ें जो है इस प्रकार से अवेलेबल करवाई जाती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, समझिए। तो ये रहा आपका POK का मामला। इसको अगर 2-3-4 लाइन में कहिए तो लिखवा देना, यहाँ तो समझ गए, लिखवा दें, छोड़ दें, समझ गए होंगे। कोई लिखवाने की कोई बात लिखवाएंगे कि भाई 1963 में भारत पाकिस्तान ने क्षेत्र को दे दिया, ये वाला युद्ध हुआ, तब ये वाला क्षेत्र चला गया, लिख लो भैया, नहीं तो दुखी हो गए, इतना दिन बोलेंगे लिखो 1947, ये लिखना POK 2 मिनट में लिखना है, तेज से लिखो। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान क्यों 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय कबायली लोगों के सहयोग से कबायली कबीले में रहते हैं, कबायली लोगों के सहयोग से जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला कर कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की। लेकिन मामला चूंकि यूएनओ में चला गया था, क्योंकि मामला यूएनओ में चला गया था, इसीलिए भारत में आक्रमण कर कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः भारत में नहीं मिलाया। आक्रमण कर कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः भारत में नहीं मिलाया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर या ब्रैकेट में POK कहते हैं। तो ये मैं बनाइए तो नीचे लिख दीजिएगा इसे शेष भारत, ठीक। और ऊपर जम्मू कश्मीर के सारे क्षेत्रों का वर्णन बढ़िया से कर दीजिएगा, अलग अलग कलर से जो है, ठीक। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। भारत एक परिचय वाला जो चैप्टर आता है वो हुआ संपन्न।